हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आलू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक बॉटनी सेक्शन के तहत हमारी ये क्लासें हो रही हैं। तो आलू की अगर हम बात करें तो आलू जो है वो एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जिसे हम स्टार्च के स्रोत के रूप में काम लेते हैं। आलू हमारे यहाँ पर सब्जी में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला सब्जी है और साथ ही साथ इसे हम सब्जियों का राजा भी कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो कुल है वो सोलेनेसी कुल है। आपको यह भी जानकारी होगी कि सोलेनेसी कुल में अन्य सब्जियां भी आती हैं, जैसे कि मिर्च है, बैंगन है, ये टमाटर है, ये सभी सोलेनेसी कुल के पादप हैं। अब बात कर लेते हैं आलू की उत्पत्ति और इतिहास की। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो आलू की उत्पत्ति है वो दक्षिणी अमेरिका की मानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू और चिली ऐसे देश हैं जहां पर इसकी उत्पत्ति मान गई है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आलू जो है वो साउथ अमेरिका का अर्थात पुराने विश्व का पादप है। 16वीं शताब्दी के अंत में स्पेन के निवासियों द्वारा इसे यूरोप में लाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो आलू पहुंचा है वो बहुत लेट पहुंचा है और इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी अमेरिका से हुई है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में ही जो है इसकी जंगली जाति पाई जाती है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी में इसे ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप आदि देशों में कृषित किया जाने लगा और पुर्तगालियों द्वारा 17वीं सदी में इसे भारत लाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो है आलू 17वीं सदी में आया है, अर्थात यह नई फसल है भारत के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इसकी उत्पत्ति और इतिहास की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आलू का जो उत्पत्ति केंद्र है वो पेरू और चिली है और वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। अब बात करें इसके वानस्पतिक लक्षणों की। तो वानस्पतिक लक्षण की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आलू जो है एक सोलेनेसी कुल का पादप है और इसकी पादप की जो ऊंचाई है वो 2 से 3 फीट होती है पादप की। और इसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, ऊर्ध्व होता है, साथ ही साथ अत्यधिक शाखित होता है। तने की अगर बात की जाए तो भूमिगत जो भाग होता है वो उससे क्षैतिज कक्षीय शाखाएं विकसित होती हैं, जिनको हम स्टोलोन्स कहते हैं। ये शाखाएं जो हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और बाद में इनके अंतिम सिरे जो फूल करके आलू का निर्माण करते हैं। आलू में जो है अगर मूल की बात की जाए तो मूल अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं, जो कि आलू के तने के भूमिगत भाग से और साथ ही साथ जो कक्षीय शाखाएं हैं उनसे ये अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यहाँ पर मैं जो है आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो आलू है वो एक रूपांतरित तना है। आप इसे जड़ नहीं समझें। हालांकि आलू बनता ज़मीन के नीचे है, लेकिन इसका जो विकास होता है वो तने से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आलू जो है वो एक रूपांतरित तना है। सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है कि आलू पादप का कौन सा भाग है। तो ऐसे में आप इसे अच्छी तरह जान लें कि आलू जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, अर्थात रूपांतरित तना है, क्योंकि जो स्टोलोन्स विकसित होते हैं वो तने से होते हैं, तने के ही एक पार्ट हैं और वो बाद में भूमि में चले जाते हैं, तो उनके जो अंतिम सिरे फूल करके आलू का निर्माण करते हैं। इस आलू की बात की जाए तो आलू में जो सल्की पत्र पाए जाएंगे कंद के ऊपर और उनके कक्ष में ही जो है आपके कक्षीय कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम आँख कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आलू का है। आलू में आप ये देख रहे हैं कि ये इसका एक कंद का जो है डायग्राम हमने यहाँ लिया है।
इसमें ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये बेसल रीजन कहलाता है और यह रीजन वह क्षेत्र है जहाँ से ये आलू पादप के स्टोलन पर लगा रहता है। ये इसका अगला वाला भाग है जिसको हम एपिकल रीजन कहते हैं। इस आलू पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कक्षस्थ कलिकाएँ हमको दिख रही हैं, ये देखिए आप। और साथ ही साथ स्केली लीव्स भी हमें दिखाई देंगी। इन स्केली लीव्स के जो है बाद में झड़ जाने से इनके जो अवशेष हैं वो रह जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केयर ऑफ स्केल लीव्स लिखा हुआ है और ये जो है इसकी आई, अर्थात प्रत्येक आई में जो है यहाँ पर एक कक्षीय कलिका मौजूद रहेगी। अगर हम आलू का डायग्राम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो पत्तियाँ हैं आलू में, ये देखिए इस तरीके का कुछ पादप होता है आलू का। नीचे जो आलू विकसित हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं स्टोलोन, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे। इन स्टोलोन्स के अंतिम सिरे जो फूल करके आलू का निर्माण कर रहे हैं और ये इसकी जड़ें हैं, ये रूट हैं। साथ ही साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका मेन स्टेम है। ये पत्तियां देखिए, तो पत्तियां जो इसमें पाई जाएंगी, पत्तियां जैसा कि हम देख सकते हैं कि पत्तियां इसकी संयुक्त होती हैं और साथ ही साथ अनियमित रूप से विन्यासित रहती हैं और ये पत्तियां विषम पिच्छा की रहती हैं। पत्तियां ये अनुपर्णी भी होंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें ये एकांतर विन्यासित रहती हैं। लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास रहती है इनकी। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें शीर्षस्थ पर्णक जो है इनमें देखने को मिलता है। ये देखिए शीर्षस्थ पर्णक पाया जाएगा, इसलिए ये विषम पिच्छा की होती हैं। और प्राथमिक पर्णक जो पाए जाएंगे वो बड़े आकार के होते हैं और द्वितीयक पर्णक जो पाए जाएंगे वो छोटे आकार के होते हैं और ये अल्टरनेट सीक्वेंस में व्यवस्थित रहते हैं। आलू की जैसा कि हम बात कर रहे थे, आलू ये नीचे लगे हुए होते हैं और सल्की पर्ण इनके ऊपर पाई जाती हैं और सल्की पर्ण के कक्ष में जो है कक्षीय कलिकाएं पाई जाएगी जिनको हम आँख कहते हैं। ये सल्की पर्ण जैसा कि आपको पहले भी बताया कि झड़ जाते हैं और बाद में केवल अवशेष के रूप में स्केयर्स रह जाएंगे जिनको हम अभी रूडिमेंट्री स्केयर्स कह रहे थे। और इस प्रत्येक आँख में जो है वो केंद्रीय कलिका पाई जाती है और जो कि छोटी पार्श्व कलिकाओं के द्वारा घिरी रहेगी। और इन्हीं जो है हम आँख युक्त आलू को कई हिस्सों में काट के कम से कम जिसमें एक कक्षस्थ कलिका हो उसी से जो है हम आलू की खेती करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है आलू का पुष्प है और ये जो है आलू का फल है। फल इसमें बेरी लगता है। वैसे तो जनरली आमतौर पर पुष्पों का निर्माण कम होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पुष्प जो है बनेंगे वो इस तरीके के पुष्प बनेंगे। साथ ही साथ फल जो है वो बेरी कहलाएगा। कंद की अगर संरचना की बात करें तो कंद की जो भारी स्तर होता है, जैसा कि हम जानते हैं आलू में जो भारी स्तर है वो पेरिड्रम कहलाता है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आलू का जो बाहरी स्तर है वो पेरिड्रम कहलाता है। जो बाहर की चर्म है उसको हम पेरिड्रम कहते हैं, जो कि कोर कैम्बियम की सक्रियता से बनती है। इसमें लेंटिकल्स भी होते हैं जिससे गैसों का विनिमय होता रहता है। और जब इसकी हम काटते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस पेरिड्रम के नीचे जो है वो कॉर्टेक्स पाया जाता है जो कि स्टार्च युक्त कोशिकाओं से बना रहता है। साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम पूल भी अंदर पाए जाते हैं। और ये फ्लोएम जो हैं वो ही पादप का एक तरीके से आलू का मुख्य संचयी भाग है और इसी में जो है वो स्टार्च पाया जाता है। तो ये तो बात हुई आलू के वानस्पतिक लक्षणों की। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आलू के पादप जो है खेत में लगे हुए हैं। और ये देखिए ये आलू जो है किस तरीके ज़मीन से खोद कर निकाला जा रहा है। अब हम आते हैं कि आलू जो है उसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात आलू विश्व में किन किन जगहों पर उगाया जाता है। तो आलू उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो विश्व में चीन, यूरोप, भारत, रूस, यूक्रेन, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, बेलारूस, ईरान, पेरू आदि
प्रमुख उत्पादक देश हैं, अर्थात यहाँ पर जो है वो आलू की फसल मुख्य तौर पर की जाती है। चीन जो है इस मामले में प्रथम स्थान पर है आलू उत्पादन की दृष्टि से, और यूरोप जो है उसका दूसरा स्थान है, क्योंकि यूरोप में जो है आलू की आवश्यकता के अनुसार मौसम पाया जाता है। तो यूरोपियन देशों में जैसा कि आपको लिख रहा है रूस, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, बेलारूस, तो ये सभी यूरोपियन देश हैं। तो यूरोपियन देशों में जो है आलू प्रमुखता से उगाया जाता है, और विश्व का अधिकांश जो आलू का उत्पादन है वो भी इन यूरोपियन देशों में होता है। अब हमारा अगला बिंदु आता है वो है आलू की खेती या कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। तो आलू की खेती से जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जलवायु की। तो आलू जो है वो टेम्परेट जलवायु का पादप है, अर्थात शीतोष्ण जलवायु जो है इसके लिए आवश्यक होती है, अर्थात इसको रात में निम्न तापमान और दिन में थोड़ा उच्च तापमान जो है अच्छा रहता है। और साथ ही साथ इस तरीके का जो मौसम हमें देखने को मिलेगा वो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यूरोपियन देशों में अधिकतर देखने को मिलता है, और इसीलिए वहाँ पर आलू की पैदावार ज़्यादा की जाती है। तो तापमान देखें हम, तो तापमान इस फसल के लिए 15 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तापमान जो है उपयुक्त रहता है। और साथ ही साथ मृदा की अगर बात की जाए तो बलुई दोमट जो मृदा है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है, और मृदा का जो पीएच है वो 6 से 8 होना चाहिए। ज़्यादा क्षारीय मृदा में, अम्लीय मृदा या लवणीय मृदा जो है वो आलू खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती। 6 से 8 पीएच वाली जो मृदा है वो सबसे उत्तम इस फसल के लिए मानी जाती है। अब इसकी खेती कैसे करें, कल्टीवेशन किस तरीके से करें, तो देख लेते हैं। सबसे पहले खेती करने से पहले हमें जो है खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो है खेत की जुताई की जाती है कई बार, और उसके पश्चात उसको खेत को समतल किया जाता है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है, और साथ ही साथ मिट्टी के जो बने हुए बड़े ढेले होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम खेत को समतल करके और कई बार जुताई करके बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, और इसके साथ ही विभिन्न रसायनों के द्वारा उसको उपचारित भी कर देते हैं। दूसरा स्टेप आएगा हमारा बुवाई का। तो बुवाई की अगर बात की जाए तो आलू की अगर हम बुवाई की बात करें तो बुवाई आलू की प्रमुखतः 2 विधियों से हम करते हैं। एक तो विधि ऐसी है कि जिसमें खेतों में खांच बना करके उनके बीच में आलू को गहराई में दबाया जाता है और ऊपर से जो है मिट्टी ढक दी जाती है। और दूसरी विधि जो है उसमें आलूओं को खेत पे मेड़ बना करके उनके बीच में रोपित किया जाता है। तो दोनों ही तरीके से जो है आलू लगाया जा सकता है। और हमने जैसा कि पहला भी बताया आपको कि आलू का जो प्रवर्धन करते हैं हम वो आलू के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात कंद के द्वारा ही किया जाता है। और कंद को कई टुकड़ों में बांट लिया जाता है, और इससे प्रत्येक टुकड़े में जो है आइज रहनी चाहिए, और आइज अगर रहेगी तो ही पादप बन पाएगा, क्योंकि आई के अंदर जो है पहले ही बताया आपको कि कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, और ये कक्षस्थ कलिका जो है अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ऐसा प्रत्येक टुकड़ा आलू का जिसमें आइज पाई जाएगी या आँख पाई जाएगी, कलिका पाई जाएगी, उसको हम बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। इस प्रकार कम से कम एक आलू में अगर एक कलिका है तो एक पादप जो है वो तैयार हमारा हो जाता है। और इस तरीके से हम इन आलूओं को जो है इन बीजों को पत्तियों में लगा देते हैं, और जैसा कि आपको बताया कि दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब इसमें लगाने में देखा जाता है कि अगर मान ली जाए दूरी कम होगी पादपों की तो आलू का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। अतः इनके बीच की दूरी और साथ ही साथ जो 2 पत्तियों के बीच की दूरी इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके लिए 2 पादपों के बीच की दूरी हम रखते हैं लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, और 2 पत्तियों के बीच की दूरी होनी चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे जो है आलू का साइज़ भी जो है वो प्रॉपर बनेगा, और साथ ही साथ खेतों से खरपतवार निकालना और इस तरह की चीज़ें करना भी आसान रहता है। जब आलू की बुवाई हो जाती है और पौधे की जब ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो इन पौधों
के बीच बीच में जो खरपतवार है उसको निकाल करके इन पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि स्टोलोन से आलू विकसित होते हैं, तो ऐसे में जो है हमें आलू के पेड़ पर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, जिससे कि आलू अच्छे साइज़ के बन सकें और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से आलू बन सकें। इस फसल के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 8 से 10 जो सिंचाई है उनकी आवश्यकता होती है, और इन सिंचाइयों को नियंत्रित अंतराल पर जो है नियमित अंतराल पर किया जाएगा। 10 से 15 दिन के अंतराल पर ये सिंचाइयाँ चलती रहती हैं। हालांकि आलू की फसल में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, अगर पानी भरा रहता है तो वो भी जो है आलू की फसल को नष्ट कर देता है। इसलिए नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई की जाती है। और लेकिन जब फसल परिपक्व हो जाती है तो उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है, नहीं तो गीली मिट्टी में से आलू खोदना एक मुश्किल कार्य होता है और साथ ही साथ आलू के सड़ने का भी डर रहता है। तो अगर हम फसल देखें तो फसल जो है लगभग 3 से 4 महीने में, अर्थात 90 दिन से 110 दिन में फसल पक कर के तैयार हो जाती है। तो फसल जब पक कर तैयार हो जाएगी तो जो पादप की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, पादप भी पीला पड़ने लग जाता है, और साथ ही साथ जो आलू के कंद हैं वो अपना प्रॉपर साइज लेते हैं। तो ऐसे में जो है हम फसल की खुदाई शुरू कर देते हैं। जब 3 से 4 महीने जब हो जाते हैं, पत्तियां जब पीली पड़ने लग जाएंगी तो उनको कंदों को जो है मृदा से उखाड़ लिया जाएगा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आलू के कंदों को ज़मीन में से उखाड़ लिया जाएगा। आप देखिए इस तरीके से जो है ये आलू के कंद उखाड़ लिए जाते हैं, और ये प्रॉपर साइज़ के आलू आपको दिख रहे हैं। इन आलू की जो मिट्टियों को हटा करके इनको छायादार स्थान पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरीके से जब हम सूखने के लिए रख देते हैं तो इनमें जो है पेरिडर्म का भी निर्माण हो जाता है छायादार स्थान पर रखने से। और आप ये देख सकते हैं कि परिपक्व जो आलू होता है वो इस तरीके का होता है। ये सभी जो हैं वो आलू हैं, और इनको उसके पश्चात में जब इनके भंडारण के लिए भी इनको रख दिया जाता है। यहाँ पर हम देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मेड़ों पर जो है वो आलू लगाया जा रहा है, और इन मेड़ों के बीच की दूरी जो है वो रखी जाती है प्रॉपर, और साथ ही साथ पेड़ों के बीच की दूरी भी इस तरीके से जो है आलू मेड़ों पर, जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी रहती है वहाँ पर ये लगाया जाता है। अब हमारा अगला बिंदु जो है वो है कि आलू की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। आलू की उन्नत किस्मों की सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आलू अनुसंधान केंद्र जो है भारत में वो है कुफरी, हिमाचल प्रदेश में, और यही जो केंद्र है वो भारत में उन्नत किस्में बनाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इस संस्थान ने आलू की कई सारी उन्नत किस्में तैयार की हैं, जिनमें प्रमुख नाम आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी सीतमैन, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी स्वर्ण, ये सभी जो हैं वो आलू की प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग करके हम उच्च उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आलू के उपयोग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आलू जो है प्रमुख सब्जी की फसल है, और उसको मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उपयोग में हम लेते हैं। न केवल आलू को वरन आलू की सब्ज़ी को, वरन इस आलू को जो है अन्य सब्जियों के साथ भी मिक्स रूप से बनाया जाता है। तो पहला उपयोग यही है कि सब्ज़ी में प्रमुखता के रूप से ये खाया जाता है। दूसरा, साथ ही साथ इसको जो है उबाल करके, भून कर, तल कर विभिन्न रूपों में खाया जाता है। आलू से जैसा कि हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के स्नैक्स जैसे कि पकोड़े हैं, चिप्स हैं, पापड़ हैं, टिकियाँ हैं, समोसे हैं, कटलेट्स हैं, डोसा हैं, या फ्राइड करके चिप्स बना के बहुत तरीके से जो है आलू को किसी न किसी रूप में खाया जाता है। इसके अलावा जो है कंदों को सुखाकर इसके आटा भी बनाया जाता है। प्रत्येक सब्जी में, चाहे वो गोभी के साथ हो सकता है, चाहे वो फलियों के साथ हो सकता है, तो प्रत्येक सब्जी में इसको मिक्स करके भी जो है वो डाला जाता है। पादप की बात करें तो पादप जो है वो उसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। आलू से प्राप्त जो स्टार्च होता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आलू जो है वो स्टार्च से
भरपूर होता है। तो स्टार्च का जो प्रयोग है वो स्याही, एडिसिव्स मतलब चिपकाने वाले जो पदार्थ हैं उसमें, साथ ही साथ प्लास्टिक्स उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कागज़ उद्योग में, इन सभी में जो है वो काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टार्च का जो प्रयोग है वो ग्लूकोज, हेक्सटोज, इन सभी शर्करा बनाने में भी किया जाता है। आलू का प्रयोग संवर्धन माध्यम के रूप में भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रयोग मैं और बताना चाहूँगा कि लैब में, विशेषकर हमारे वनस्पति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, तो लैब में आलू का प्रयोग जो है हम किसी पादप के तने या जड़ को काटने के लिए भी करते हैं, क्योंकि आलू में रख करके उसको काटते हैं तो सेक्शन अच्छा करता है। तो इस तरीके से पिथ बनाने के काम में भी जो है आलू का प्रयोग किया जाता है। आलू के किण्वन तथा आसवन से एल्कोहल का निर्माण भी जो है किया जाता है। एल्कोहलिक पेयों का निर्माण भी जो है किया जाता है। पेरू और जो बोलिविया क्षेत्र है उसमें इसके निर्जलीकरण द्वारा चूनो भी बनाया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न देशों में इससे एल्कोहलिक पेय जैसे कि वोडका शराब तैयार की जाती है। आलू में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिनमें नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, ये सभी प्रमुख हैं। तो आज हमने देखा कि आलू की जो फसल है उसके पूरा विवरण, जिसमें हमारे उत्पत्ति और इसका इतिहास, साथ ही साथ इसका उत्पादन क्षेत्र, वानस्पतिक लक्षण और इसकी खेती किस तरीके से की जाती है, और साथ साथ इसको उन्नत किस्में और उपयोग। तो ये सारी जो है इस आलू की फसल के बारे में जानकारी थी। आलू में बहुत सारे रोग भी जो है पादपों में लग जाते हैं, जिसमें प्रमुख जो रोग हैं जिनका हम बीएससी में अध्ययन भी करते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पर इन दोनों रोगों की मैं जानकारी आपको संक्षिप्त में देना चाहूँगा कि जो अगेती झुलसा रोग या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये अल्टरनेरिया कवक द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलाई द्वारा। और जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो है वार्ड डिजीज भी इसमें पाई जाती है, जो कि सिनकार्टियम एंडोबायोटिकम के द्वारा भी होती है। और मूलों से संबंधित एक रोग होता है जिसमें मूलों में गांठ बन जाती हैं, जिसको मेलेडोगाइन स्पीसीज हमारी निमेटोड्स की, उसके द्वारा होता है। तो इस प्रकार आलू में बहुत सारे रोग होते हैं जिनके उपचार के लिए कवकनाशी या किसी निमेटोसाइड्स का छिड़काव हमें समय समय पर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वीडियो था इकोनॉमिक बॉटनी में हमारा आलू के ऊपर। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।